नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 9 बज रहे हैं। आज हम जिन खबरों को तह में जाकर देखेंगे उनमें एक तरफ तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हैं, तो दूसरी तरफ वतन की हिफाजत वाले तीन वॉरशिप से जुड़ी हुई अहम जानकारियां भी हैं। खबरों की खबर में आज पहली खबर जो होगी वो दिल्ली चुनाव पर है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर उनके खिलाफ लड़ने वाले बीजेपी के प्रवेश वर्मा, कैसे ये दोनों भगवान के नाम पर वोट की बात कर रहे हैं। अपना काम कम और भगवान आज ज्यादा याद आए हैं। दूसरी खबर जिस पर आज हम नजर रखने वाले हैं वो भी बेहद अहम है और वो भी राजनीति के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जिन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। क्या है खबर, तफसील से आपको दिखाऊंगा। आगे बने रहिएगा मेरे साथ। अब चलेंगे तीसरी खबर की ओर और तीसरी खबर जो आ रही है वो महाकुंभ से जुड़ी है, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे इंजीनियर, डॉक्टर और मैनेजमेंट के ज्ञानी लोग साधु बनने के लिए महाकुंभ में आते हैं और इनमें देसी विदेशी सभी तरह के भक्त शामिल हैं। और चौथी खबर जिस पर हमारी खास नजर होगी वो है समंदर में उतरे उन 3 महापोतों से जुड़ी, जिसके कारण आज चीन से पाकिस्तान के भीतर खलबली मच गई है। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की, और जैसा कि मैंने आपको बताया वो है दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई। दिल्ली में चुनावी गहमा भी तेज हो गई है। आज नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के टिकट पर अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरा, तो बीजेपी के टिकट पर प्रवेश वर्मा ने। दोनों विरोधी राजनीतिक दल से आते हैं, लेकिन पर्चा और प्रचार का तरीका बिल्कुल एक जैसा लगा। दोनों ने भगवान के दर्शन किए और अपने अपने मतदाताओं से अपील भी भगवान के नाम पर ही वोट देने की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनावी समर में कूदने से पहले अरविंद केजरीवाल का हनुमान दर्शन। चुनावी समर में कूदने से पहले प्रवेश वर्मा का भी हनुमान दर्शन। जनता का विश्वास जीतने की जंग से पहले वाल्मीकि मंदिर में पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जनता का विश्वास जीतने की जंग से पहले वाल्मीकि मंदिर में पहुंचे प्रवेश वर्मा। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर लड़ाई में एक तरफ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से प्रवेश वर्मा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। लेकिन केजरीवाल हो या प्रवेश वर्मा, दोनों ही इस वक्त भगवान के नाम पर यह चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की सभी माताओं और बहनों का बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और अभी टीवी पे भी जितनी माताएं और बहनें देख रही हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि वे भी भगवान को हाथ जोड़ के हमें आशीर्वाद दें कि दिल्ली में फिर से हम लोगों की सरकार बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बने और लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं को 2100 रुपए दिलवाने के लिए, इन सब कामों के लिए काम कर सके। आज नई दिल्ली विधानसभा से ईश्वर के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे सारे पितरों के आशीर्वाद से, मेरे सारे बुजुर्गों, माताओं, भाई बहनों, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, मेरी पार्टी की लीडरशिप के आशीर्वाद से मैं अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। दरअसल बीजेपी और आप में इस बात की होड़ लगी है कि कौन ज्यादा धर्म कर्म वाला है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वादा किया है कि वो चुनाव जीते तो दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक तनख्वाह देंगे।
आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। केजरीवाल के इस वादे के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रमुख चक्रपाणी महाराज ने केजरीवाल से मुलाकात की और ये मांग रखी कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए। केजरीवाल ने लगातार हिंदू वोटों को लामबंद करने पर जोर दिया। इसके जवाब में बीजेपी लगातार यही साबित करना चाहती है कि केजरीवाल तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो 4 मुद्दों पर केजरीवाल को घेरती है: बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण, रोहिंग्या का हिमायती होना, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और सबसे बढ़कर हिंदू विरोधी छवि। बीजेपी केजरीवाल को लगातार हिंदू विरोधी साबित करने के बिंदु जुटाती रहती है। पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख कितने हजार है 90,000 रुपये दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे अरविंद केजरीवाल, वो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपये जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई? आज जब चुनाव याद आने लगे सर पर और जमीन खिसक रही है तो तुम्हें राम राम याद आ रहा है। अब अगर केजरीवाल की बात करें तो अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। दूसरी तरफ उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रवेश वर्मा जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। इस बीच नई दिल्ली सीट आज दिल्ली की सबसे रोमांचकारी सीट में बदल चुकी है, क्योंकि यहां तीनों उम्मीदवारों के साथ मुख्यमंत्री से जुड़ा नाता है। केजरीवाल खुद 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। वहीं बीजेपी के प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जबकि कांग्रेस से संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। 2013 में यह सीट राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में तब आई थी जब केजरीवाल ने 15 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हरा दिया था। अब कांग्रेस बता रही है कि केजरीवाल ने झूठे वादों से दिल्ली को झांसा दिया। इस बार दिल्ली के लोग पलट देंगे। इस पार्टी ने कभी बयानबाजी में किसी के ऊपर आरोप लगाने में कभी सच बोला है? तो आज इसकी बात हम मान लें और मैं आपके माध्यम से आज इसको चुनौती देता हूं केजरीवाल को कि आ जाए मेरे साथ डिबेट पर आ जाए और वहां सिद्ध करके दे कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता है कि नहीं। मैं कम से कम 100 ऐसे सबूत दूंगा जिसमें यह बताऊंगा कि किस तरह के भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने मदद की है। आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, भारत सरकार में भी और कई राज्यों में, उसमें से कई जगहों पर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश की है और कांग्रेस को हराने की कोशिश की है। दरअसल दिल्ली को चमकाने का वादा सबने किया, लेकिन दिल्ली जस की तस बेहाल रही। यहां हवा में अक्सर प्रदूषण का जहर इस कदर घुल जाता है कि लोगों का दम घुटने लगता है। यहां यमुना इस कदर गंदी है कि उसमें स्नान करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो बीमार पड़ गए थे। कूड़े का पहाड़ हर सरकार के वादों के बावजूद जस का तस खड़ा है। यहां स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी सवालों पर जद्दोजहद अब भी जारी है और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान अक्सर लगने लगते हैं। लेकिन इन सब से आगे नेताओं को सिर्फ भावुक सवालों पर ही जनता से आशीर्वाद की उम्मीद है। आप सब लोग जहां जहां हैं और जो जो लोग ये देख रहे हैं, सब लोग वहीं से मुझे शुभकामनाएं भेजें और आशीर्वाद भेजें, ताकि जिस तरह से 2015 में और 2020 में
आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत करवाई थी दिल्ली के लोगों ने, उसी तरह की जीत 2025 के इस चुनाव में भी हो। अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है। नई दिल्ली में भारी बहुमत से हार रहे हैं वो, इसलिए बौखला गए हैं, झूठ बोलना शुरू कर दिया है, मगर दिल्ली की जनता अब उनके झूठ को पहचानती है। 3 बार पटपड़गंज से जीतने वाले सिसोदिया ने अब की बार जंगपुरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि पटपड़गंज से हार के डर से उन्होंने अपनी सीट बदली। इस बीच गृह मंत्रालय ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को केस करने की इजाजत भी दे दी है। जाहिर है चुनाव के दौरान ये मुद्दा गरमाया रहेगा। दिल्ली में अश्विन कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मात्र 2 दिन बचे हैं दिल्ली में नामांकन का काम खत्म होने में, इसीलिए अब बहुत तेजी से पर्चे भरने का काम चल रहा है। और खासकर आज का दिन, बुधवार के दिन, तो आज पर्चे भरने की एक तरीके से आप कह सकते हैं लाइन लगी रही। कई सारे बड़े नेताओं ने आज अपने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। बारी बारी से आपको बताते हैं कि किन किन लोगों ने आज अपने पर्चे भर दिए हैं। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है, सबसे बड़े नेता हैं। 4थी बार नई दिल्ली सीट से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। तो इसी सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे, पूर्व सांसद, उन्होंने भी अपना पर्चा भरा है आज। एक और इंपॉर्टेंट सीट है दिल्ली की बादली सीट पर पर्चा भरा है देवेंद्र यादव ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता बनकर उभरे हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। चौथा नाम आता है कालका जी का। कालका जी से रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद रहे हैं और अपने बयानों को लेकर खासे सुर्खियों में रहते हैं। ये मुख्यमंत्री आतिशी की सीट से उनको ये मुकाबले के लिए चुनौती दे रहे हैं। मालवीय नगर सीट की अगर बात की जाए तो यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने भी आज अपना पर्चा भरा है। एक और सीट है दिल्ली में महत्वपूर्ण अंबेडकर नगर की सीट। यहां से बीजेपी के टिकट पर खुशी राम ने अपना नामांकन भरा है। खुशी राम के बारे में खास बात यह है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के ये मेयर रह चुके हैं और उनकी माताजी अपने वक्त में सफाई कर्मचारी हुआ करती थी, इसीलिए इनका नामांकन महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन नेताओं ने पर्चा भरा उनमें से कुछ दिग्गजों का क्या कहना है पर्चा भरने के बाद, उनके आज के कुछ बयान सुनवा देते हैं। फूलों की बारिश हो रही है यहाँ पर, लोगों का रिस्पांस आपको कैसा लग रहा है? प्यार और आशीर्वाद है। आप आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पूरी बादली विधानसभा है कितना प्यार और आशीर्वाद हमें देती है। लेकिन इसी प्रकार का माहौल मैं पूरी दिल्ली में भी देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिला काम करने का, हर विधानसभा में जाने का, तो कहीं ना कहीं आज लोगों में उत्साह है और कांग्रेस की जो शीला जी की सरकार थी, लोग उसको याद कर रहे हैं। और वो बदलाव 2025 में 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, हम और आप देखेंगे कि कितना ना सिर्फ विरोध शीला जी के कामों को याद कर रहे हैं लोग, बल्कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं। लोगों को चीना दूबर हो गया 4-3-4 साल से। अब 3 महीने से सड़कें बननी शुरू हुई हैं। अब तक क्या कर रही हैं आतिशी जी आप? क्योंकि कोरोना में 3 साल तक लगातार इलाके में आई नहीं, 4.5 साल तक कोरोना में भी गायब थी। तीनों पार्षद जीत गए, 3 वार्ड थे, तीनों हार गई, भाजपा के तीनों जीत गए। उस फ्रस्ट्रेशन में, बदले की भावना से डेवलपमेंट के काम ही नहीं किए। 2021 के जो वर्क ऑर्डर हुए पड़े थे वो जमीन पे फ्लोट नहीं करे, और बहाना एलजी ने। अब एलजी कैसा करने दे रहा है? अब क्यों काम हो रहे हैं 15-20 दिन से? तो इसीलिए इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग चाहते नहीं, आतिशी को विदा कर दिया है। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में सरकार में आई तो उसने मुफ्त में बिजली दी, मुफ्त में पानी देने की बात की, मुफ्त शिक्षा की बात की, मोहल्ला क्लिनिक की बात की। इसीलिए इस बार दिल्ली के चुनावों पर मुफ्त वाले वादों की छाप सबसे ज्यादा दिख रही है। कमोबेश हर पार्टी यही कह रही है कि वो सत्ता में आई तो लोगों को मुफ्त में क्या क्या देगी। तो एक बार दिल्ली के खजाने पर आप जरूर नजर डाल लें। दिल्ली के अगर आप वोटर हैं तो आपको ये आंकड़े पता होने चाहिए कि आप किन के लिए वोट डालने जा रहे हैं। दिल्ली के पास 2022-23 में 14,457 करोड़ रुपए की सरप्लस रकम थी। 14,457, जो अगले ही साल यानी 24-25 के बजट में अनुमानित 3,231 करोड़ रह गई। यानी पिछली बार से ये खजाना खाली हो रहा है, कम हो रहा है। दिल्ली सरकार का कुल 2024-25 का जो बजट है, कुल बजट वो 76,000 करोड़ रुपए का है, 76,000 करोड़ रुपए का। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त विभाग ने बताया कि खर्च को पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ की और
अतिरिक्त रकम की ज़रूरत है। यानी कुल बजट जो होगा वो 76,000 करोड़ के साथ साथ 7,000 करोड़ यानी करीब 83,000 करोड़ की और ज़रूरत होगी। दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का 14% हिस्सा अलग अलग सब्सिडी पर खर्च कर रही है, लेकिन आपकी महिला सम्मान योजना लागू हो गई है तो ये सब्सिडी खर्च बढ़कर 30% हो जाएगा। यानी इससे बोझ सरकारी खजाने पर और पड़ने वाला है। जबकि पुजारियों, ग्रंथियों को तनख्वाह से लेकर ऑटो वालों और संजीवनी योजना तक के खर्च अलग से हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किए हैं। पैसा कहां से आएगा, इसका जवाब आप खुद अरविंद केजरीवाल से ही सुनिए, जो खुद को अकाउंट का जादूगर कहते हैं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1,000 रुपये हर महीने दूंगा तो 1,000 रुपये महीने आज से शुरू कर दिए। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को कि किस तरीके से वो अकाउंट के जादूगर खुद को कह रहे हैं। लेकिन इस बीच में जब चुनाव अपने पूरे शबाब पर आ चुका है तो ये भी आपको ज़रूर जानना चाहिए कि कैसे दिल्ली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर क्या कुछ चल रहा है। साफ सुथरा चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली में आचार संहिता लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 7 जनवरी से 14 जनवरी तक जो कार्रवाइयाँ की हैं उसके आंकड़े ज़रा देख लीजिए कि कैसे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन के कुल 179 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं। इनमें 123 अवैध हथियार के बरामदगी के मामले हैं। 92 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 20,000 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जाती है, जबकि 1 करोड़ से अधिक नकदी भी बरामद की गई है। वहीं 37.3 किलो चांदी बरामद की गई है, जबकि खतरनाक बात यह है कि 12 करोड़ से अधिक मूल्य के तकरीबन 59 किलो ड्रग्स भी पुलिस ने अब तक बरामद किए हैं। वैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ऋतुराज झा के लिए जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल एक टीवी डिबेट में किया, उसे आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों का अपमान बताया है। इससे बीजेपी को भी घाटे का खतरा दिखाई दे रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बीजेपी के पूर्वांचल के सांसद हैं, पूर्वांचल से आने वाले सांसद तो दिल्ली के मनोज तिवारी, उन्होंने अपने ही साथी शहजाद पूनावाला के बयान की आलोचना की है और खुद को उससे अलग कर लिया है। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा ये अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी ऐसा मेरा विश्वास है और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। मनोज तिवारी कह रहे हैं शहजाद माफी मांग लें। शहजाद ट्विटर पर खुद लिखते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनको प्रोवोक किया गया और वो इसके बदले में भूख हड़ताल पर बैठेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ। अब आगे बढ़ते बात करते हैं राहुल गांधी की। कभी कभी वो बोलते हैं तो विवादों का पिटारा वो खोल देते हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी ने सख्त आपत्ति जताई है। पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी होगी। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ तो राहुल गांधी को भी संबोधन का मौका मिला। उन्होंने राम मंदिर और आजादी से जुड़े संघ प्रमुख के बयान को लेकर पलटवार किया। Yesterday is treason because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. अब सुनिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 13 फरवरी को इंदौर के एक कार्यक्रम में क्या कहा था। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है।
क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। संघ प्रमुख के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और यहां तक कह गए कि कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से लड़ रही है बल्कि भारत से लड़ रही है। That we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के बयान पर बवाल बढ़ गया। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने काफी अपमानजनक शब्द का उन्होंने व्यवहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के वो हजारों शहीद देश के हर कोने में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की शहादत दी, उनका अपमान किया। और कहीं न कहीं भगवान राम का भी इस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी दी, कहीं न कहीं श्री भगवान राम का भी उन्होंने निरादर किया। और इसीलिए इस टिप्पणी की निंदा हम पूरी पार्टी और पूरे देश को करनी चाहिए। कांग्रेस संघ प्रमुख के बयान को लेकर देश का अपमान बताती रही तो बीजेपी राहुल की मानसिक हालत पर सवाल उठाती रही। राहुल जी ने जो कहा ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि आजादी के लिए आरएसएस कुछ लड़ा ही नहीं, उन लोग कोई शहीद नहीं हुआ, इसीलिए देश को जो स्वतंत्र मिला वो आरएसएस पहचानने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए वो लोग जो आजादी के बारे में कुछ कहने के लिए, तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़े राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करें। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल अपने बयान पर घिरे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन पर देश विरोधी होने का आरोप लगा है। अब की बार उन्होंने भारत से लड़ाई की बात की है। हो सकता है कि वो सरकार की बात कर रहे हों, लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब बहुत बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और इस बार बात करेंगे भारत की सेना के शौर्य की। आज आर्मी डे भी है, लेकिन आज नेवी के लिए, भारतीय नौसेना के लिए भी खासा अहम दिन रहा। भारत की समुद्री ताकत के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज नौसेना को 3 युद्धपोत मिले हैं, तीनों स्वदेशी निर्मित हैं और समंदर की सीमा पर दुश्मन को चकमा देने में गजब के माहिर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों वॉरशिप को देश को समर्पित करते हुए कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की भावना से काम करता है और भारत की बढ़ती ताकत सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए ही है। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। देश के शौर्य के प्रतीक 3 युद्धपोत और सारे के सारे मेड इन इंडिया। जाहिर है ये मौका खास था।
आज आपको विस्तार से इंडियन नेवी शिप यानी INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले INS सूरत की बात करते हैं। ये नौसेना का पहला युद्धपोत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इसमें स्टील्थ डिजाइन और गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स हैं जो इसे दुश्मनों से बचाने में मदद करते हैं। Weapons free. केवल 31 महीनों में तैयार हुआ ये वॉरशिप तेज निर्माण का नया रिकॉर्ड बना चुका है। सूरत जैसे ऐतिहासिक शहर से प्रेरित ये जहाज आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक तकनीक का संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे सूरत का जिक्र किया, आप भी सुन लीजिए। जरा हल्की फुल्की बात करनी है तो मेरा अनुभव रहा है, मैं सेना के जितने भी कार्यक्रमों में गया हूं, अगर खाने में सबसे उत्तम व्यवस्था किसी में है तो नेवी में है। विविधताओं से भरपूर। अब आज उसमें सूरत शिप जुड़ गया है और हम लोगों को एक कहावत मालूम होगी, बड़ी पॉपुलर कहावत है, और मैं कैप्टन संदीप को कहूंगा कि इस बात को जरा गौर से सुने। वो कहावत है, सूरत का जमण और काशी का मरण। यानी सूरत का जो भोजन होता है वो उतना ही महान होता है, श्रेष्ठ होता है। अब जब सूरत लॉन्च हो रहा है तो मुझे विश्वास है कैप्टन संदीप सूरती खाना भी लोगों को खिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS नीलगिरी को देश को समर्पित किया, जो कि अत्याधुनिक फ्रिगेट है। इसका डिजाइन और इंफ्रारेड सेपरेशन सिस्टम इसे युद्ध क्षेत्र में लगभग अदृश्य बना देता है। आप इसमें कौन से पोस्ट पर पोस्टेड हैं? मैं एक PD ऑफिसर हूँ, वेपन सेलर हूँ ऑन बोर्ड, और मैं वेपन सिस्टम पे काम करता हूँ। वेपन्स कोई भी किसी भी अगर वॉरशिप की बात करें सबसे अहम माने जाते हैं, क्योंकि वेपन्स ही एक्चुअली वेपन होते हैं जिसपे अक्सर शिप पर आपकी ताकत के तौर पर जो है उसे देखा जाता है। नीलगिरी में कौन कौन से वेपन्स हैं जिन्हें तैनात किया गया है ताकि जब भी कोई भी परिस्थिति हो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे पास सुपर रैपिड गन माउंट है, जो कि आप आगे की ओर देख रहे हैं, जो हमारा SRGM-U है, अपग्रेडेड वर्जन है। हमारा MR SHAM है, यहाँ पे हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका सरफेस टू सरफेस मिसाइल है हमारे पास ब्रह्मोस, और आप जो हमारा रॉकेट लॉन्चर भी है हमारे पास। तो ये रॉकेट लॉन्चर के बारे में ज़रा सा डिटेल में बताइए कि जब ये समुद्र में उतरेगी वॉरशिप, तो जो रॉकेट लॉन्चर है उनका क्या काम रहेगा? रॉकेट लॉन्चर एंटी सबमरीन जैसे कुछ है, जो हमें सबमरीन पे अटैक करना है, तो इसके वजह से इसके लिए हम रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। स्टील शार्क के नाम से प्रसिद्ध INS वागशीर भारतीय नौसेना की ताकत को नई ऊंचाई पर ले गया है। ये कलवरी क्लास की छठी पनडुब्बी है। वीरता, वर्चस्व, विजय इसका मंत्र है। माना जा रहा है कि 8 जनवरी 2025 को कमीशन की गई ये पनडुब्बी दुश्मनों के लिए समुद्र के भीतर एक अजय खतरा साबित होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना बहुत तेजी से मेक इन इंडिया का विस्तार कर रही है। मिसाल के तौर पर पिछले 10 वर्षों में नेवी में 33 शिप शामिल किए गए। इसी तरह 7 सबमरीन को भी शामिल किया गया। खास बात यह है कि नौसेना के इन 40 जहाजों में से 39 भारतीय शिपयार्ड्स में ही तैयार किए गए हैं। इनमें INS विक्रांत, INS अरिहंत और INS अरिघात भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसे आप भी ध्यान से सुनिए। जब सेना के लिए जहाज बनता है तो सिर्फ सेना ही मजबूत नहीं होती, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है। शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है,
आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। अब सोचिए, अभी देश में 60 बड़े शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी इतना पैसा लगाने से करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में होगा, और रोजगार के मामले में तो इसका 6 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जहाजों का ज्यादातर सामान, ज्यादातर पार्ट्स देश के एमएसएमई से ही आता है। इसलिए अगर 2000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सप्लायर है उस एमएसएमई सेक्टर में करीब 12,000 रोजगार बनते हैं। जो 3 वॉरशिप सेना में शामिल किए गए, आपको उनके नाम का मतलब भी बता देते हैं। आईएनएस वागशीर का नाम एक शक्तिशाली और आक्रामक प्राणी से लिया गया है, जो भारतीय नौसेना की ताकत और रणनीतिक क्षमता का प्रतीक है। आईएनएस सूरत का नाम ऐतिहासिक और व्यापारिक महत्व वाले सूरत शहर से लिया गया है, जो भारतीय नौसेना की क्षमता और आधुनिकता का प्रतीक है। इसी तरह आईएनएस नीलगिरी का नाम दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला से लिया गया है, जो भारतीय नौसेना की सुरक्षा और सामरिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। जाहिर है, ये युद्धपोत न केवल देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूती देंगे, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में भी भारत की भूमिका बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज नौसेना के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का मकसद आतंकवाद के अलावा हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को तो रोकना है ही, साथ ही हमारी नौसेना समंदर को और भी सुरक्षित बनाना चाहती है ताकि संसाधनों की लूट को वो रोक सके। आपको एक एक करके अब बताते हैं आज जिन 3 वॉरशिप को नौसेना में शामिल किया गया उनकी खासियत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस नीलगिरी की। इसकी ये जो लंबाई है ये 149 मीटर की है, 6,670 टन इसका वजन है, 28 नॉट यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकती है। इसके अलावा दुश्मन से बचने में जबरदस्त तरीके से ये माहिर भी बताई जाती है। अब बात करते हैं आईएनएस सूरत के बारे में, इसको भी तफसील से जान लीजिए। 164 मीटर लंबा है ये, 74,000 टन इसका वजन है, 30 नॉट यानी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। इसके 75% जो पार्ट्स है वो भारत में ही बने हुए हैं, यानी स्वदेशी आप इसको कह सकते हैं। आईएनएस वागशीर एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है, इसके बारे में जान लीजिए। 68 मीटर लंबी है, 1550 टन इसका वजन है, टॉर्पीडो से ये लेस है, स्टील शार्क नाम से मशहूर इसको बताया जाता है। और अब बात करते हैं संभल की। संभल आज 2 खबरों की वजह से फिर एक बार चर्चा में है। हाथ में गदा लेकर शोभा यात्रा में शामिल होने वाले वहां के एक पुलिस अधिकारी ने अब फेसबुक पर पोस्ट करके क्या कहा है आपको बताएंगे। साथ ही ये जानकारी भी देंगे कि 1978 के दंगों के बाद जिन लोगों को अपनी जमीन छोड़कर संभल से भागना पड़ा था उनके लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए। जय बजरंग बली दोस्तों। शेरे हिंद खिताब, भारत कुमार खिताब, उत्तर प्रदेश केसरी वीर अभिमन्यु जैसे पुरस्कार अनेकों बार जीता हूं। अनेकों बार देश के कोने कोने में दंगलों में मुझे बजरंग बली महाराज जी की गदा से सम्मानित किया गया है। मैं जवान ही गदा पकड़कर हुआ हूं। जय हिंद,
जय भारत। इस फेसबुक पोस्ट से शायद आपको बात समझ में ना आए, इसीलिए ये वीडियो देख लीजिए। तस्वीर 1 जनवरी की है। गदा लेकर चल रहे पुलिस अफसर का नाम अनुज कुमार चौधरी है। अनुज संभल में सीओ है। कर्नाटक के किष्किंधा से आए गोविंदानंद सरस्वती ने संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की थी और इसके बाद शहर में रथ यात्रा निकाली गई थी। उसी यात्रा में सीओ अनुज कुमार चौधरी भी शामिल हुए और वो भी बाकायदा गदा लेकर। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद अनुज कुमार चौधरी की शिकायत हो गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी सरकार के समाधान पोर्टल पर शिकायत की कि अनुज कुमार चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 और 4 के उल्लंघन के साथ साथ वर्दी धारण के संबंध में डीजीपी के सर्कुलर का भी उल्लंघन किया है। इसके बाद संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सीओ को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए भी कहा गया। अब गदाधारी पुलिस अधिकारी का मामला दोबारा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर भी गदाधारी जवाब दिया है। माना जा रहा है कि फेसबुक के जरिए अनुज चौधरी ने उन लोगों को चुनौती दी है जिन्होंने गदा वाली तस्वीर पर शिकायत की थी। वैसे अनुज कुमार चौधरी लगातार चर्चा में रहे हैं। संभल में मस्जिद के बाहर हुई हिंसा के बाद भी वो लाइमलाइट में थे। संभल में जामा मस्जिद के बाहर जिस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वो भी सीओ अनुज चौधरी की ही देखरेख में हो रहा है। इस बीच संभल में हिंसा के बाद की अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिंदू परिवारों की करीब 3 करोड़ की जमीन पर प्रशासन ने उन्हें वापस कब्जा दिला दिया है। संभल में 1978 के दंगों में हिंदू परिवार यहां से चले गए थे, जिसके बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। रोडवेज बस स्टैंड के पीछे करीब 2 बीघे जमीन के लिए इन परिवारों ने शिकायत की थी। इसके संबंध में जो राम भरोसे के परिवार हैं, उनके लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ उनकी भूमि है और उस पर ये जो विद्यालय है इसकी समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उसी क्रम में हम लोग आए थे रेवेन्यू टीम लेकर और इसकी पैमाइश की गई तो पाया गया कि इस पर उनकी भूमि बच रही है, तो इसको बुला के परिवार को बुला के उनको कब्जा करा दिया गया। आरोप है कि एक डॉक्टर ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। संभल में यह हमारी जगह है। ये कितनी जगह है? 2.25 बीघा। आज आए हैं हम यहाँ पे अपनी जगह को। तो किसने बुलवाया था आपको? अब क्या तो आपने शिकायत की थी? हमने शिकायत की थी। हाँ। तो उन्होंने बुलाया, मैं फिर बताया कि तुम्हारे यहाँ पे नपाई हो रही है। पहुँचो वहाँ पे तो इस हमारे आए हैं यहाँ पे। किसके पास कब्जे में था अभी ये मुसलमानों कब्जे था। 10,000 स्क्वायर फीट जमीन खाली मिली है। बाकी करीब 5,000 फीट को खाली कराने के लिए बुलडोजर चलवाया जा सकता है। और अब प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु पवित्र डुबकी के लिए पहुंच रहे हैं। वहां साधु सन्यासी से लेकर गृहस्थ तक पहुंच रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेला प्रशासन से कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन की पूरी तैयारी रखें, क्योंकि उस दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महाकुंभ में क्या इंजीनियर, क्या डॉक्टर, क्या बड़े प्रोफेशनल, क्या देसी, क्या विदेशी, तमाम लोग साधु बनने के लिए आ रहे हैं। ग्लैमर की दुनिया भी जिस पवित्र संगम में खुद को विलीन कर देती है, उस महाकुंभ का नया रंग दिखने लगा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर वो श्रद्धालु भी पहुंची जिसमें ग्लैमर है, वैभव है, तड़क भड़क है, लेकिन शांति की तलाश ने उसे एक सन्यासिन का बाना पहना दिया। नाम है हर्षा रिछारिया। हालांकि हर्षा का कहना है कि वो सन्यासी नहीं है, लेकिन आपाधापी की दुनिया को वो छोड़ देंगी।
देखिए, आप मुझे हर्षा से ही संबोधित करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे ये जो स्टैम्प दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है साध्वी का, ये बिल्कुल भी फ़िलहाल सही नहीं है, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ, ना मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा ली है, ना मेरे कोई भी संस्कार हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो मैं नॉर्मल एक शिष्या हूँ, मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, जिसके साथ मैं अपनी साधना करती हूँ। तो बस मैं एक नॉर्मल शिष्या हूँ। हर्षा रिछारिया पर नया विवाद भी शुरू हो गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाया है कि महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना गलत है। चेहरे की सुंदरता भौतिक जगत में चलती है, यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाना मतलब यहाँ विकृति उत्पन्न करना है। शंकराचार्य के मुताबिक ये विकृत मानसिकता है कि महाकुंभ में हृदय की सुंदरता की जगह चेहरे की सुंदरता देखी जाए। ये सवाल हर्षा रिछारिया तक भी पहुंचा। अभी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और जितने भी धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े महंत हैं, साधु संत हैं, अगर मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं उनसे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि किसी को भी ठेस पहुंचाने की इंटेंशन से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। चीज़ें सब अपने आप हो रही हैं। आस्था के इस महाकुंभ में ग्लैमर ही नहीं, ज्ञान भी शरणागत है। IIT बॉम्बे से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाले अभय सिंह बाबा बन गए। IIT से पढ़ाई करने के बाद कभी नौकरी की, कभी टीचिंग की, कभी फिल्म बनाई, तो कभी विदेश चले गए। जब सबसे मन उबा तो अब साधु बन गए। IIT बॉम्बे 2008-2012। तो 2008 से 12 बैच में आपने किया, फिर नौकरी वोकरी? हाँ, उसके बाद जैसे 1 साल नौकरियाँ किया। जैसे मुझे फोटोग्राफी इसमें क्रिएटिव साइड जाना था, तो डायरेक्टली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो फिर 1 साल कोचिंग में पढ़ाया। उसके साथ साथ ऐसे वो तैयारी किया थोड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो फिर से मास्टर्स में गया मैं डिज़ाइन का, उसको प्रॉपरली फॉर्मली पढ़ा, और उसके बाद फिर उसी में काम किया 1-1.5 साल। बट वो वही है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई ना। जैसे मैंने अपनी जो फाइनल जो प्रोजेक्ट था मेमडेस के अंदर, वो मैंने अपनी लाइफ के ऊपर बनाया। वही सवाल करके एक मूवी है, डोमेस्टिक वायलेंस का चिल्ड्रन के ऊपर क्या असर होता है, उनके माइंड के ऊपर। द साइलेंट बेसिकली साइकोलॉजी वाला मुद्दा। आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके साइकोलॉजी जैसे इशू पे भी काम करने लगे। हाँ, चूंकि अब मैं उस साइड चला गया ना, स्टोरी टेलिंग साइड, जो आप कर रहे हो जैसे, तो उसमें तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है ना। पढ़ने के बाद ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। जहाज नहीं बनाया कभी? नहीं, जहाज नहीं बनाया मैंने कभी। वो तो मैंने IIT में सेकेंड ईयर से ही इस साइड में इस काम करना चालू कर दिया था। मैंने इंटर्नशिप में भी, जैसे एक इंटर्नशिप जो थी वो ऐसे पूरा मैं उत्तराखंड घूमा कैमरा लेके। दूसरे इंटर्नशिप में मैं जैसे एक तो पढ़े का है महाराज, एक सीट खा गए। काम आ रही है ना वो अभी काम तो आ रही है ना पढ़ाई, इसी चक्कर में हम लोग यहाँ बैठे। हाँ वो IIT का टैग नहीं होता तो आप भी मेरे को नहीं बात है ना। उसी तरह इटली में लोगों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर की जिंदगी हिंदुस्तान में एक साधु से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गई। उस साधु ने इटली वाले डॉक्टर का नाम जवान बाबा रखा। अब वो डॉक्टरी का काम छोड़कर एक पहाड़ पर जंगल में मंगल करते हैं, धुनी रमाते हैं, और जब भी वीजा मिलता है भारत आ जाते हैं। अभी इन्होंने दीक्षा तो ले ली है, लेकिन आगे नागा बाबा बनना चाहते हैं। मतलब गुरुजी से मिले और मन हुआ कि सब कुछ छोड़ के साधु बन गए। सब कुछ छोड़ दिया। तो कहते हैं ना कि इतना कुछ तो आपने अचीव कर लिया, डॉक्टर बन गए थे, पेशा अच्छा चल रहा था, फिर यहाँ क्या हासिल किया है? अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट मोक्ष हो जाएगा। हाँ, वो तो पूछो भारत में भी क्या अच्छा लोगो, क्या चाहिए, नो मतलब people what they want, क्या चाहिए लोगो, कोई खाना चाहिए, कोई पीना चाहिए, कोई नाशा चाहिए, कोई कुछ चाहिए। हम साधु लोग क्या चाहिए? मोक्ष। मोक्ष यहाँ मिल जाएगा? हाँ, मोक्ष मिल जाएगा बस। तो 2019 में तो संन्यास लेने के बाद आप इटली चले गए होंगे कोविड में? हाँ, गया कोविड में, वहाँ जाना पड़ता था।
तो वहाँ जाके फिर डॉक्टरी करते हैं? ना ना बिल्कुल नहीं, मैं उधर पहाड़ों में रहता हूँ। पहाड़ों में? हाँ, जंगल में। पेलिगाव 8 किलोमीटर दूर है मेरा स्थान से। हन्नमनारायम। उसी तरह एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स उर्फ कमला ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से भगवती मां काली के बीज मंत्र की दीक्षा ली। ये अध्यात्म और आस्था का वो संगम है जो इन दिनों महाकुंभ में संगम में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज से रणवीर सिंह के साथ सिकता देव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जैसा दिव्य और भव्य महाकुंभ है, ऐसे ही वहां मिलने वाली कहानियां भी अद्भुत और असीमित हैं। हमारी कवरेज लगातार महाकुंभ पर जारी रहेगी, हमारी महाकवरेज जो अभी आप देख रहे थे। लेकिन आज फिलहाल खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।